नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। आज की कहानी आखिर माँ तो माँ होती है। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आपको मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। माँ, मैं आ गया। यह सुनते ही साथ बूढ़ी ममता के चेहरे पर मुस्कान आती और वह पीछे मुड़कर खुशी के साथ कहती, बेटा, मैं जानती थी कि तू जरूर आएगा। लेकिन वह खुशी एक पल में ही उदासी में बदल गई, क्योंकि वह ममता का बेटा वंश नहीं था, बल्कि उसके साथ काम करने वाली सुधा का बेटा राजेश था। सुधा अपने बेटे को देखकर बहुत खुश थी और ममता वहीं दुखी होकर बैठ जाती। ममता की आंखों में आंसू थे। सभी आसपास की औरतें ममता को देखती तो ममता ने आंसू पोंछते हुए कहा, अरे तुम सब देखना, मेरा बेटा जरूर आएगा। लेकिन वहां पर बहते हुए किसी भी औरत को इस बात पर विश्वास नहीं था और किसी में हिम्मत भी नहीं थी कि वह ममता से कह सके कि उसका बेटा नहीं आएगा। शायद इसी उम्मीद के साथ ममता जी रही थी। आखिर क्यों नहीं था किसी को विश्वास कि ममता का बेटा उससे मिलने आएगा। जानने के लिए कहानी को हम कुछ समय पहले ले जाते हैं, जब ममता की ज़िंदगी इस तरह उदास नहीं थी। उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ थी। वह अपने पति और बेटे के साथ एक शहर में रहा करती थी। उसके पति एक अच्छी नौकरी करते थे और ममता एक हाउसवाइफ थी। पति की नौकरी ममता खुश थी और उसे कभी भी पैसों की कमी नहीं थी। वह अपने बेटे को भी अच्छी परवरिश दे रही थी। लेकिन इन खुशियों को मिटते वक्त नहीं लगा जब उसके पति की अचानक से मृत्यु हो गई। पति के जाने के बाद ममता बहुत दुखी थी, लेकिन उसके पास रोने का वक्त नहीं था। उसे अपने 5 वर्ष के बेटे वंश की परवरिश जो करनी थी और उसने वंश के लिए जीना शुरू कर दिया। ममता उसके पति ने वंश का नाम वंश इसलिए रखा था कि वह बड़ा होकर उनके वंश का नाम रोशन करेगा। ममता के पति हमेशा कहते थे कि हम अपने बेटे को खूब पढ़ाएंगे और लिखाएंगे, जिसके बाद वंश एक अच्छी नौकरी करेगा और एक अच्छा इंसान बनेगा जो दूसरों की मदद करेगा। ममता भी अपने बेटे को कुछ इसी तरह पाल रही थी। उसके पति ने कुछ पैसे जोड़े हुए थे जो वह वंश की पढ़ाई में लगा रही थी। ममता यह बात अच्छे से जानती थी कि इन जुड़े हुए पैसों से वह ज़्यादा टाइम तक खर्च नहीं चला पाएगी, इसलिए अब उसे एक अच्छी नौकरी की तलाश थी। ममता ने अपने कुछ सहरियों से बात की जिससे उसे नौकरी मिल जाए। बहुत दिनों तक कोशिश करने के बाद ममता को एक अच्छी नौकरी मिल जाती। सैलरी 10,000 रुपये महीने की थी। इस महंगाई के दौर में 10,000 रुपये महीने कुछ ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन ममता तो उसमें भी अपना गुजारा चला रही थी। फिर एक दिन ममता सुबह से जब अपने काम पर जा रही थी कि अचानक से उसके बेटे वंश की तबीयत खराब हो जाती। वंश की तबीयत कुछ ज़्यादा खराब थी। वह उसे लेकर डॉक्टर के पास जाती। डॉक्टर कुछ दिन वंश को आराम करने के लिए कहते। ममता दिन रात अपने बेटे के पास ही रहती। एक हफ्ते बाद जब ममता का बेटा स्वस्थ होता तो ममता फिर से अपने काम पर जाती है और वंश को स्कूल भेज देती। जब ममता अपने काम पर जाती तो वहाँ उसे पता चलता कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। वजह यह थी कि ममता ने बिना बताए छुट्टी ले ली थी। ममता दुखी होकर घर पर आ जाती। अब ममता के सामने फिर से वही समस्या थी। उसके पास कोई नौकरी नहीं थी और इस महीने वंश की तबीयत खराब होने की वजह से पैसे भी ज़्यादा खर्च हो चुके थे। ममता सोच रही थी अब वह क्या करेगी। तभी वंश स्कूल से घर आता तो वह अपनी माँ को घर पर देखकर बहुत खुश होता और कहता, माँ, आज आप घर पर ही हैं। मैं पास वाली आंटी के घर गया था। उन्होंने कहा आज तुम्हारी माँ घर पर है, तुम अपने घर पर जाओ। मैं बहुत खुश हूँ कि आप आज नौकरी पर नहीं गई। माँ, नौकरी पर मत जाया कीजिए, मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लगता। आप घर पर होती हैं तो मुझे अच्छा लगता है, पर बेटा नौकरी पर तो जाना होगा ना। ममता ने कहा। तब वंश ने कहा,
माँ, नौकरी पर जाना जरूरी है क्या? मैं आपके बिना नहीं रह सकता। यह सुन ममता अपने बेटे को गले से लगा लेती। तभी वंश कहता, माँ, टीचर ने आपको यह डायरी दिखाने के लिए दी है। उस डायरी में लिखा था कि वंश के पेपर आने वाले हैं और उसके लिए एडवांस फीस जमा करनी है। यह देख ममता सोच में पड़ गई। इस महीने की तो वैसे भी सैलरी नहीं मिली है और मैं एडवांस फीस कहाँ से जमा करूँ? जितने पैसे थे वह भी खर्च हो गए हैं और अब तो मेरे पास नौकरी भी नहीं कि मैं वहाँ से कुछ एडवांस ले सकूँ। फिर ममता बैंक में जाती है और फिर वह पैसे निकाल लेती है जो उसके पति ने जमा कर कर छोड़े थे। अब तो 40 से 50 हज़ार रुपये खाते में बचे होंगे। ममता का पति हर महीने अपनी नौकरी में से कुछ पैसे बैंक में ममता के नाम जमा कर देता था। कहता था जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे काम में आएंगे। लेकिन बुढ़ापा आने के पहले ही ममता को वही सारे पैसे खर्च करने पड़ रहे थे। अब ममता बैठे बैठे सोच रही थी, क्या मुझे दूसरी जगह इंटरव्यू देना चाहिए? नौकरी तो करनी होगी, तभी तो घर का खर्च चलेगा। लेकिन अब ममता जब भी नौकरी के बारे में सोचती तो उसे वंश की वही बात याद आती। माँ, जब भी मैं स्कूल से आता हूँ और आप घर पर मिलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। वो पास वाली आंटी के घर जाना अच्छा नहीं लगता। आप घर पर मिलती हो तो बहुत अच्छा लगता है। यह सोचते हुए ममता सोचती, क्यों ना कोई ऐसा काम करूं जो घर से ही हो जाए। ममता अपनी एक परेशानी का हल सोच ही रही थी कि दूसरी मुसीबत उसके सिर पर आने ही वाली थी। ममता के घर की डोर वेरवश थी। ममता जब दरवाज़ा खोलती तो सामने मकान मालिक खड़े हुए थे। वही ममता से कहते, पिछले 5 महीने से तुमने किराया नहीं दिया। हर बार जब भी मांगता हूँ तो ये कह देती हो वही अभी पैसे नहीं है, अगले महीने दे दूँगी। देखो ममता, मैं तुम्हारी हालत बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मैं भी बाल बच्चे वाला आदमी हूँ। यदि पैसे नहीं दोगी तो मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा? इस महीने या तो पैसे दो, वरना आने वाली 15 तारीख को मेरा मकान खाली कर देना। बहुत से किराएदार हैं जो इस घर को लेने के लिए तैयार हैं। ममता मकान मालिक से कहती कि मैं 15 तारीख तक आपका किराया दे दूंगी। मकान मालिक वहां से चला जाता है। ममता वर्षा को फ़ोन करती। वर्षा ममता की बहुत अच्छी दोस्त थी और जब भी मुसीबत आती ममता हर बार उसे ही याद करती और वह वर्षा को फ़ोन कर कर सब कुछ बता देती। वर्षा ममता से कहती, आज दोपहर को मैं तेरे घर पर आऊँगी, फिर हम बैठकर बात करते हैं। ममता वर्षा के आने का इंतजार कर रही थी और वर्षा भी अपने कहे अनुसार दोपहर को घर पर आती और वह ममता से कहती, देख ममता, तू जानती है कि मैं कोई नौकरी नहीं करती, लेकिन जब भी तूने मुझसे पैसे मांगे मैंने मना नहीं किया और आज भी मैं पैसे देने को तैयार हूँ। लेकिन कब तक तू दूसरों से उधार लेकर अपने घर का खर्च चलाएगी? अब तो मेरे पति भी मुझसे कहने लगे कि आखिर कब तक मैं तुझे पैसे दूं। उनका कहना भी सही है। देख, मैं तेरी दोस्त हूँ, मेरी बातों का बुरा मत मानना। ममता ने कहा, तू कहना क्या चाहती है, साफ साफ कहो। वर्षा कहती है, तुझे वंश को इतने महंगे स्कूल में भेजने की क्या ज़रूरत है? सरकारी स्कूल में क्यों नहीं भेजती, जहाँ के भी बच्चे पढ़ कर अच्छी नौकरी करने लगते हैं। इससे ही तेरे आधे खर्च बच जाएंगे। अब इतने महंगे स्कूल में पढ़ाती है तो तुझे हर दिन की अलग ड्रेस लेनी पड़ती है, प्रोजेक्ट के लिए पैसे, इन सब का खर्च भी तो झेलना पड़ता है। तब ममता कहती, देख वर्षा, तू अच्छी दोस्त है, इस नाते मैंने तुझसे मदद मांगी, पर मुझे नहीं पता था यह मेरी सबसे बड़ी गलती है। तूने मेरी मदद की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे तेरी किसी भी सलाह की ज़रूरत नहीं है। तभी वर्षा कहती, देख ममता, तू मेरी बात का गलत मतलब क्यों लेती है? अभी वंश सिर्फ 10 साल का है। जब तुझसे वंश का खर्च चलाया नहीं जा रहा है तो आगे कैसे चलाएगी? तू कभी किसी बात को समझती क्यों नहीं? यदि तू उस दिन मेरी बात मानकर नौकरी पर जाती तो आज तेरी नौकरी नहीं छोड़ती। पर तू तो पागल है, इतनी मुश्किल से नौकरी मिली थी, वही भी छोड़ दी। वंश को मैं भी तो देख सकती थी। तभी ममता ने कहा, हाँ मैं पागल हूँ और एक माँ पागल ही होती है। मैं अपने बीमार बेटे को छोड़कर नौकरी पर जाती क्या? तब वर्षा गुस्से में कहती, अब नौकरी चली गई तो अब क्या करेगी? कैसे चलाएगी घर का खर्च?
तुझसे कहा कि यह बड़ा घर छोड़कर एक छोटे घर में रहने रख, लेकिन तुझे तो अपने बेटे को एक अच्छी ज़िंदगी देनी है, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रखनी। यदि छोटे घर में रहेगी तो किराया भी तो कम लगेगा ना। 5 महीने का किराया बाकी है तेरा, कहाँ से देगी इतने पैसे? ममता कहती, तू चिंता मत कर, अकाउंट में पैसे जमा है, मैं निकाल कर दे दूँगी। तभी वर्षा कहती, कितने पैसे होंगे अकाउंट में? 40 से 50 हज़ार। इसके बाद क्या करेगी? यदि तू शुरू से ही मेरी बात मान जाती ना, तो आज तेरे अकाउंट में पैसे भी होते और तेरी नौकरी भी होती। तभी वंश स्कूल से घर आता और अपनी माँ से कहता, देखो ना माँ, मेरा स्कूल बैग फट गया है, मुझे नया स्कूल बैग लेना है। ममता कहती है, बेटा दिला दूंगी, तू जाकर हाथ मुंह धो ले। तभी वर्षा कहती, वंश तुम्हारा स्कूल बैग कैसे फट गया? तुम्हारी मम्मी ने अभी 1 महीने पहले दिलाया था ना। तभी वंश कहता, वो ब्रेंच में बीत कर फट गया, तो इसे हम सही करा लेंगे, वर्षा ने कहा। तभी वंश कहता, नहीं। ममता कहती, हाँ बेटा, मैं तुझे दूसरा नया बैग दिला दूंगी, तू चिंता मत कर। वंश वहाँ से चला जाता। तभी वर्षा कहती, वह बैग सही हो सकता था। तभी ममता ने कहा, देख वर्षा, तू मेरी सहेली है, लेकिन मेरे बेटे के बीच में कुछ मत बोला कर। मैं अपने बेटे को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहती हूँ और उसके लिए मैं कोई कंजूसी नहीं कर सकती। वर्षा कहती, तुझे जो दिखाए वही कर, तेरी सहेली हूँ, इसलिए एक बार और कहूँगी, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना भूल मत जाना। और यह रे 10,000 रुपये, इससे ज़्यादा मदद की उम्मीद मुझसे तो मत करना। कहते हुए वर्षा वहाँ से चली जाती और ममता कहती, मेरी ज़िंदगी तो अब मेरा बेटा है। 1 हफ्ते बाद ममता सोच रही थी, पैसे, वर्षा बात तो सही कह रही थी, मेरे पास ना ही कोई नौकरी है और ना ही अकाउंट में पैसे, क्या करूँ मैं? तभी ममता को एक आवाज़ आती, पापड़ ले लो पापड़। ममता मन में सोचती, क्यों ना मैं पापड़ बनाने का काम शुरू कर दूँ, और ममता घर पर ही पापड़ बनाने का काम शुरू कर देती। शुरू में तो ममता को कम आमदनी होती है, देखते देखते दिन निकलते जाते। अब ममता का बिजनेस बड़ा हो चुका था और उसके साथ 4-5 औरतें भी काम करने लगी थी। वर्षा को आमदनी भी ज़्यादा होने लगी थी, उसके साथ साथ वंश भी बढ़ते जा रहा था। अब वंश भी बड़ा हो गया था और उसने अपनी तौहीद की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और वह पढ़ने के लिए दूसरे शहर जाना चाहता था। ममता ने उसके अच्छे भविष्य के लिए उसे जाने से नहीं रोका। वंश भी अपनी माँ के बिना पहली बार कहीं दूर गया था। वंश को अपनी माँ की याद आती थी, वह हर दिन माँ को फ़ोन करता, कभी कहता, माँ आपके हाथ का अचार मेरे सभी दोस्तों को बहुत पसंद आया। ममता हर दिन वंश के फ़ोन का इंतज़ार करती। 10-15 मिनट वंश से बात कर कर पूरा दिन अच्छा जाता। ममता दिन रात मेहनत कर रही थी और वहाँ वंश भी बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहा था। उसे एक अच्छी नौकरी जो करनी थी। ममता जितना कमाती है उतने में उसके बेटे की कॉलेज की फ़ीस आसानी से भरी जाती। ममता ने कुछ पैसे भी जोड़ कर रखे थे। देखते देखते दिन निकलते जा रहे थे और वंश हर त्योहार और छुट्टी पर अपनी माँ से मिलने जरूर आता। ममता भी अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश होती। वक्त निकलता जा रहा था और अब वंश की एक अच्छी नौकरी लग चुकी थी और नौकरी रखने के 4 महीने बाद वंश आज घर आया था तो वह अपनी माँ से कहता, माँ मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, आपने बहुत मेहनत की है मेरे लिए, लेकिन अब आपको ये काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत मेहनत कर चुकी हैं आप, अब आप आराम कीजिए। आपका बेटा बड़ा हो चुका है, नौकरी करने लगा, कमाने लगा है, अब आप सब मुझ पर छोड़ दो, चलिए मेरे साथ। यही सुन ममता बहुत खुश हो जाती है। पिछले 4 महीने से ममता यही बात सुन रही थी। लड़के तो नौकरी लगने के बाद अपनी माँ को भूल जाते हैं, लेकिन ममता को इस बात का विश्वास था उसका बेटा जरूर आएगा और आज वंश ने आकर ये साबित भी कर दिया था। वह अपनी माँ को लेकर वहाँ से चला जाता। जब ममता वंश के साथ जा रही थी तब उसकी सहेली वर्षा ममता से कहती, देख ममता, तू यहाँ पर अच्छा काम करने लगी है, तू अच्छे पैसे भी कमाने लगी है, तो तू अपना जमा जमाया काम छोड़कर अपने बेटे के साथ क्यों जा रही है? तू यहाँ पर ही रुक जा। तब ममता कहती, इतनी मेहनत मैंने इसलिए थोड़ी ना की है कि मैं अपने बेटे से दूर रहूं।
मैं अपने बेटे को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहती थी और उसके साथ खुश रहना चाहती हूँ, इसलिए अब मैं उसके साथ ही जा रही हूँ। ममता कहती, अब मुझे यह सब काम करने की क्या ज़रूरत है और तू मेरी तरफ से काम देख ले। कहते हुए ममता वहाँ से चली जाती। कुछ महीने बाद वंश की शादी पक्की हो जाती। ममता की तो खुशी की जैसे सीमा ही नहीं थी। अब वही सास जो बनने वाली थी, तभी एक दिन वंश उदास होकर ममता के पास आता है और वह ममता से कहता, माँ मेरी शादी होगी तो खर्च भी होगा और मेरी नौकरी तो अभी अभी रखी है। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं कि मैं शादी में ज़्यादा खर्च कर सकूं। समझ नहीं आ रहा है माँ कि इतना खर्च कैसे करूं। दोस्त कहते हैं लोन ले लो, लेकिन माँ लोन लूँगा तो उसे भरना भी होगा, पर मेरे आगे की भी तो जिंदगी है, क्या पता कब पैसों की ज़रूरत पड़ जाए। पैसे कहाँ से आएंगे माँ। तभी ममता कहती, अरे बेटा चिंता क्यों करता है, मैंने भी तो इतने वर्षों तक मेहनत की है, तो मैंने कुछ पैसे जोड़ कर रखे हैं। वही सारे पैसे मैं तेरी शादी में खर्च कर दूंगी। देखना मैं अपने बेटे की शादी बहुत धूमधाम से करूंगी। वंश कहता, माँ वही पैसे तो आपके हैं। तब ममता कहती, तू भी तो मेरा है और जिसका बेटा तुझ जैसा हो उसे पैसे जोड़ने की क्या ज़रूरत है। इस पर वंश हंस जाता और ममता भी कुछ दिनों बाद वंश की शादी पल्लवी के साथ हो जाती। ममता को हर काम समय पर करना पसंद था। समय पर जागना, समय पर खाना बनाना, समय पर खाना खाना, समय पर ही सोना। लेकिन पल्लवी आज की टाइम की लड़की थी, उसे इन सब कामों से कोई मतलब नहीं था। उसकी आँख तो सुबह 9 बजे के पहरे खुलती नहीं थी और खाना बनाना तो उसे पसंद भी नहीं था। और यदि ममता कहती तो पल्लवी कहती, मैं खाना बनाऊं क्यों, और मैं भी आपसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करती कि आप खाना बनाइए। आपको पसंद है तो आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको तो आता भी वही है। अपनी ज़िंदगी में क्या किया है आपने, पापड़ बनाए हैं तो खाना भी बना लीजिए, पर मैं नहीं बनाने वाली। और वैसे भी मैं भी अब बहुत जल्द नौकरी करने लगूंगी, तो प्लीज़ आप मुझे ये सब ना ही समझाएं तो अच्छा है। मेरी ज़िंदगी है और मैं इसे अपने हिसाब से जीऊँगी। और वंश भी अपनी माँ से कहता, प्लीज़ माँ आप हर बार क्यों पल्लवी को परेशान करती हैं, जिसे जैसे जीना है जीने दीजिए। इसी तरह कुछ समय निकलता गया और फिर वंश का प्रमोशन हो जाता और उसकी नौकरी दूसरे शहर में लग जाती है। वही पल्लवी के साथ दूसरे शहर रहने के लिए चला जाता और अपनी माँ से कहता, कुछ दिनों बाद मैं आपको भी बुला लूँगा। लेकिन वंश ने अपनी माँ को नहीं बुलाया। वंश तो नहीं आया, लेकिन एक दिन जिस फ्लैट में ममता रहा करती थी उसका मकान मालिक आकर कहता, इस फ्लैट का 1 वर्ष का किराया एडवांस में जमा किया गया था और अब वही 1 वर्ष हो चुका है और कल तक आपको एडवांस पैसे जमा करने होंगे। या तो आप 1 वर्ष का एडवांस किराया दे दीजिए या फिर घर खाली कर दीजिए। ममता के पास इतने पैसे कहाँ थे कि वही एडवांस पैसे दे सके। ममता वहाँ से अपने पुराने शहर पहुँच जाती, जहाँ ममता का अपना खुद का घर तो नहीं था। वही अपनी सहेली वर्षा के घर जाती, जहाँ वर्षा ममता से कहती था ना कि अपना काम छोड़कर मत जा, तुमने कभी भी मेरी नहीं सुनी, देख लिया ना नतीजा। तब ममता ने कहा, वंश ने कहा है वह आएगा। तब वर्षा कहती, और कितनी बेवकूफ़ी करेगी, तेरा बेटा अब कभी नहीं आएगा, आना होता तो अभी तक आ जाता। उसे क्या पता नहीं था कि उसकी माँ जहाँ रह रही है उसका एडवांस किराया ख़त्म हो चुका है। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उस अनजान शहर में उसकी माँ जाएगी कहाँ। यह सुन ममता की आंखों में आंसू आ जाते। वर्षा कहती, अब रोना बंद कर, तू जो काम छोड़कर गई थी वह मैंने बंद नहीं होने दिया। तेरे पापड़ का बिजनेस आज भी सफलता पा रहा है, जाकर अपना बिजनेस देख। ममता अपना बिजनेस देखने लगी थी, लेकिन उसे कहीं ना कहीं विश्वास था कि उसका बेटा आएगा, क्योंकि वह उससे कहकर गया था। और ममता का विश्वास सही साबित भी हुआ और 6 वर्ष बाद वंश उससे मिलने आया। लेकिन अब वह उसका बेटा नहीं था, स्वार्थी हो चुका था, नौकरी छूट गई थी, कहीं रहने का ठिकाना नहीं था, तो कहाँ जाता था। वंश पल्लवी ने सोचा कि माँ के घर पर चलते हैं, वैसे भी उनका पापड़ का बिजनेस अच्छा चल रहा है। यह सोचते हुए वंश अपनी माँ के पास
आकर कहता, माँ आप घर छोड़कर क्यों आ गई थी? मैंने आपको कितना याद किया है। मैं आपसे मिलने भी आया था, मैंने आपको कितना ढूंढा था। तब ममता ने कहा, पर तुम मुझसे यहाँ पर मिलने क्यों नहीं आया? अरे माँ, नौकरी में टाइम ही कहाँ मिला मुझे। माफ़ कर दे, मैंने बहुत इंतज़ार कराया ना तुझे। अब तेरा बेटा तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। अब मैं नौकरी छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए तेरे पास रहने के लिए आया हूँ। माँ देखना, अब तो तेरा पोता भी हो गया है। कितना बड़ा है, बिल्कुल तेरी तरह रखता है। हम सब अब तेरे पास रहेंगे। वंश अपनी माँ से बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहा था। पल्लवी भी अब सुधर चुकी थी, जैसा ममता कहती वैसा ही करती, और पोते को तो दादी का साथ मिलकर बहुत अच्छा रख रहा था। और ममता में तो जैसे अपने बेटे बहू पोते को देखकर एक नई जिंदगी आ चुकी थी। उसकी जीने की इच्छा जो मर चुकी थी, अब वह फिर से जाग चुकी थी। उसका बेटा उससे मिलने आया, इस बात की खुशी ममता मना रही थी कि राजी और स्वार्थी वंश दूसरी नौकरी मिलते साथ वहाँ से चला जाता। खाली हाथ नहीं जाता। इन 6 वर्ष में उसकी माँ ने पापड़ बेचकर जितने पैसे जोड़े हुए थे ना, वही भी साथ में लेकर जाता। एक दिन ममता मंदिर गई हुई थी कि तभी वंश अपना लैपटॉप खोलकर देखता तो उसमें एक मैसेज आया हुआ था। जिस नौकरी के लिए वंश ने अप्लाई किया है, वह नौकरी उसे मिल चुकी है। यह खबर सुनकर वंश बहुत खुश होता और अपनी पत्नी पल्लवी से कहता, मुझे नौकरी मिल चुकी है, चलो पल्लवी हम यहाँ से चलते हैं। वैसे भी अब मेरा यहाँ पर क्या काम, तुम सामान पैक कर दो। ठीक है पल्लवी कहती। तभी वंश का बेटा कहता, मॉम डैड, ग्रांट मॉम को तो आ जाने दो, हम उन्हें भी साथ में ले जाएंगे। तभी वंश ने कहा, वह हमारे साथ नहीं जाएंगी, वैसे भी उनका मन नहीं रखेगा वहाँ। और हाँ पल्लवी, माँ से मैंने कर 50,000 रुपये लिए थे, वह तुमने संभाल कर रख लिए हैं ना? हाँ पल्लवी ने कहा। ममता के मंदिर आने के पहले ही वंश अपनी पत्नी, अपने बेटे और के ममता के पैसों के साथ वहां से जा चुका था। जब ममता मंदिर से घर आती तो अपने बेटे, बहू और पोते को न देखकर वह घबरा जाती। तभी पास में रहने वाली एक औरत ने कहा, अरे ममता बहन, तुम्हारा बेटा तो अपनी बहू और बेटे के साथ जा चुका है। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। अब तो नौकरी लग गई है, तो यहाँ पर रहने का क्या फ़ायदा? मैंने सोचा तुम्हें बता दिया होगा, क्या तुम्हें बता कर नहीं गए? ममता कुछ नहीं कहती और शांत होकर घर में चली जाती और मन ही मन कहती, वंश ने कहा था कि वह इसी शहर में बिजनेस करेगा, मेरे साथ रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, तो वह ज़रूर आएगा, चाहे कोई कुछ भी कहे, वह ज़रूर आएगा। ममता फिर से अपना पापड़ का बिजनेस स्टार्ट कर देती और अपने बेटे वंश का इंतज़ार कर रही थी। वह सबसे यही कहती कि मेरा बेटा मुझसे मिलने ज़रूर आएगा, लेकिन सबको यकीन था कि वंश कभी नहीं आएगा। आएगा तो तभी जब उसे पैसों की ज़रूरत होगी। अपने बच्चों की हजार गलती माफ़ कर दे, वह माँ होती है। अपने बच्चों की खुशी के लिए दर्द में भी मुस्कुरा जाए, वह माँ होती है। जो अपनी खुशी के लिए नहीं, अपने बच्चों की खुशी के लिए जीती है, वह माँ होती है। जो तेज बुखार में भी अपने बच्चे को भूखा ना रहने दे, उनके लिए खाना बनाती है, वह माँ होती है। ना जाने कैसे बच्चे बड़े होकर उस माँ को भूल जाते हैं, पर माँ अपने बच्चों को कभी नहीं भूल पाती। आखिर माँ माँ होती है। यहाँ पर मैं हर एक बेटी से एक बात ज़रूर कहूँगी, हर एक माँ एक समान होती है, चाहे वह आपकी हो या आपके पति की, चाहे वह आपकी माँ हो या सास, माँ आखिर माँ होती है। आप अपनी माँ के साथ साथ अपनी सास का भी सम्मान करें। उन्हें कभी भी बुढ़ापे में अकेला छोड़कर ना जाएं। अपने पति को कभी दूर रहने के लिए मजबूर ना करें। यदि यह विचार मन में आए तो एक बार अपनी सास में अपनी माँ का चेहरा देख लेना, यह विचार चला जाएगा। आप अपनी सास की सेवा कर लेना, आपकी भाभी, आपकी माँ अपनी सास की सेवा जरूर करेगी। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।